नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभदा राहलकर, गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज बिलासपुर। आज मैं बीएससी फाइनल पेपर 2 के चैप्टर 1 रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को पढ़ाने वाली हूँ। डेफिनेशन: जब दो डिफरेंट सोर्स से डीएनए मॉलिक्यूल्स को एक्सट्रैक्ट कर उन्हें केमिकली जॉइन किया जाता है तो इसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम ह्यूमन जीनोम में से कोई डिज़ायर्ड जीन एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसे बैक्टीरियल जीन के साथ जॉइन कराते हैं तो इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यह एक उदाहरण होगा। आइए हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें। वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में सबसे पहले डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया। 1967 में लाइगेज एंजाइम आइसोलेट किया गया और 1970 में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आइसोलेट हुआ। पॉल बर्ग ने 1972 में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जनरेट की। कोहन एंड बायर ने 1973 में सबसे पहले प्लाज्मिड वेक्टर प्रोड्यूस किए। इस तरह से चरणबद्ध रीति से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी विकसित हुई है। आइए सबसे पहले हम यह देखें कि सेल में डीएनए कहाँ पाए जाते हैं। हम यह जानते हैं कि यूकैरियोटिक इंडिविजुअल मल्टीसेलुलर होते हैं। इन सेल्स में न्यूक्लियस पाया जाता है और इस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं। ये क्रोमोसोम्स डीएनए से बने होते हैं। यही डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बेसिक स्ट्रक्चर में उपयोग में आने वाले बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं। आइए डीएनए की संरचना देखें। प्रत्येक डीएनए 2 स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है जो कि हेलिकल स्ट्रक्चर में होते हैं। दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होते हैं जिसमें शुगर फॉस्फेट बैकबोन पाई जाती है। शुगर मॉलिक्यूल से न्यूक्लियोटाइड्स रेडिएट करते हैं और एक स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड दूसरे स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करते हैं। हम यह देखते हैं कि डीएनए में 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं: एडेनाइन, ग्वानाइन, थाइमीन और साइटोसिन। एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड थाइमीन के साथ और ग्वानाइन साइटोसाइन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है और इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि प्रोकैरियोटिक सेल हो, यूकैरियोटिक सेल हो या फेजेस हो, सबके डीएनए में एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है। इसी वजह से हम यूकैरियोटिक सेल का डीएनए को प्रोकैरियोटिक सेल्स के डीएनए के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, स्प्लिस कर सकते हैं और इसी वजह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी सफल हुई है। आइए देखें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन कौन से स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को हम एक सरल चित्र से समझ सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सबसे पहले हमें डिज़ायर्ड जीन या इच्छित जीन को आइसोलेट करना होता है। उदाहरण के लिए यदि हमें इंसुलिन का प्रोडक्शन करना है तो हमें इंसुलिन जीन की आवश्यकता होगी। हम यह इंसुलिन जीन पैनक्रियाज के आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में पाए जाने वाली बीटा सेल से आइसोलेट करेंगे। जब हम यह फॉरेन डीएनए या डिज़ायर्ड डीएनए प्राप्त कर लेते हैं तो हम ई कोलाई में पाए जाने वाले स्मॉल सर्कुलर सेगमेंट्स जिन्हें हम प्लाज्मिड कहते हैं उन्हें आइसोलेट करते हैं, अलग निकालते हैं। ये प्लाज्मिड इस कार्य में वेक्टर का कार्य करते हैं। हम इन वेक्टर को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से कट लगाकर लीनियर बना लेते हैं। इस लीनियर वेक्टर को फॉरेन डीएनए के साथ में स्प्लाइस किया जाता है, जोड़ा जाता है, ज्वाइन किया जाता है। इस तरह से
जो अब वेक्टर बनता है उसमें हमारा फॉरेन जीन इनकॉर्पोरेटेड होता है। इस तरह के वेक्टर काइमेरिक वेक्टर कहलाते हैं और यह डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। देखने में यह प्रक्रिया हमें सरल दिखाई पड़ती है, लेकिन यह प्रक्रिया अत्यंत ही जटिल होती है और इसमें कई चरण होते हैं। आइए हम एक के बाद एक इन चरणों को देखेंगे। पहला, आइसोलेशन ऑफ जीन। आइसोलेशन ऑफ जीन में हम सबसे पहले डिजायर्ड जीन को अलग कर लेते हैं और पहले हम डीएनए को फ्रैगमेंट्स करते हैं और फिर उन फ्रैगमेंट्स में से अपने डिजायर्ड जीन को आइसोलेट करते हैं। दूसरा, काइमेरिक वेक्टर। इस डिजायर्ड जीन को हम वेक्टर के साथ में ज्वाइन कराते हैं। कॉमन नेचुरल वेक्टर्स में लैम्डा फेग और प्लाज्मिड्स होते हैं। आजकल कई तरह के वेक्टर्स का निर्माण हुआ है आर्टिफिशियली, इन्हें हम बाद की कक्षाओं में देखेंगे। इस तरह से जब फॉरेन डीएनए वेक्टर के साथ में जुड़ जाता है तो इसे हम काइमेरिक डीएनए कहते हैं। अब इस काइमेरिक वेक्टर को हम होस्ट सेल में इंसर्ट कराते हैं। ई कोलाई यहाँ पर होस्ट सेल की तरह होता है और जब हम अपना रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इसमें इंट्रोड्यूस कर लेते हैं तो ई कोलाई अब ट्रांसफॉर्म्ड सेल के रूप में जाना जाता है। इस ट्रांसफॉर्म्ड सेल को हम कल्चर मीडिया में कल्चर करते हैं, क्लोनिंग करते हैं और हमारा जो डिज़ायर्ड जीन है, फॉरेन जीन है, वह ई कोलाई के मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ वह भी मल्टीप्लाई होता है। इस प्रक्रिया में जब इस जीन का एक्सप्रेशन होता है तो हमें डिज़ायर्ड प्रोटीन प्राप्त होती है। इस तरह से हमारे जीन का एक्सप्रेशन प्रोटीन के रूप में हमें प्राप्त होता है। इस पूरी प्रक्रिया में कई इंपॉर्टेंट एंजाइम्स कार्य करते हैं। ये एंजाइम्स जो इस प्रक्रिया में उपयोग में लाए जाते हैं वे है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की यह खासियत है कि यह डीएनए को कट कर सकता है। उसकी इस विशेषता के कारण हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को केमिकल सीजर्स भी कहते हैं। इसे रासायनिक कैंची सामान्य भाषा में, बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट एंजाइम है टर्मिनल ट्रांसफरेज एंजाइम। इस एंजाइम की सहायता से डीएनए के ब्लंट सिरों में हम थर्ड एंड में टेलिंग कर सकते हैं, जिससे कि पॉली जी, पॉली ए, पॉली सी या पॉली टी टेल का निर्माण किया जा सकता है आवश्यकता अनुसार। तीसरा एंजाइम है लाइगेज एंजाइम। यह लाइगेज एंजाइम डीएनए के बैकबोन के टूटे हुए हिस्से को रिपेयर करने का कार्य करता है। आगे हम इस एंजाइम का कार्य भी देखेंगे। आइए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की अन्य विशेषताओं को देखें। इंग्लिश लैंग्वेज में हम यह देखते हैं A to Z अल्फ़ाबेट्स पाए जाते हैं। इन अल्फ़ाबेट्स की सहायता से अनेकों शब्दों का निर्माण होता है। इन शब्दों में से कई शब्द या फ्रेजेस ऐसे भी हो जाते हैं जिनका सीक्वेंस आगे से पीछे या पीछे से आगे पढ़ने पर एक जैसा होता है। जैसे यदि हम फॉरवर्ड टू बैकवर्ड मैडम शब्द पढ़ें तो उसमें MADAM लेटर्स यूज़ हुए हैं। यदि हम इसे बैकवर्डली पढ़ें तो भी MADAM ही लेटर्स हैं। इस तरह से ऐसे शब्द जो आगे से पीछे या पीछे से आगे पढ़ने पर एक ही जैसे होते हैं, इन्हें हम पिलिंड्रोम्स कहते हैं। आश्चर्य की बात है,
इस तरह के पैलिंड्रोम्स हमें डीएनए में भी दिखाई देते हैं। तो डीएनए के लेटर्स क्या हैं, हम यह देखते हैं। एडेनाइन, ग्वानाइन, थाइमिन और साइटोसिन को डीएनए के अल्फ़ाबेट कहा जाता है और इन्हीं अल्फ़ाबेट्स की सहायता से जीन्स का निर्माण होता है। हमारे शरीर में असंख्य जीन होते हैं, लेकिन ये जीन्स इन अल्फ़ाबेट्स के सीक्वेंस से ही बनते हैं। हमारे जीन्स में कहीं कहीं पर ये अल्फ़ाबेट्स भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की तरह होते हैं, जो कि 5-3 डायरेक्शन के एक स्ट्रैंड में और 5-3 डायरेक्शन के दूसरे स्ट्रैंड में एक जैसे पढ़े जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ हमने दिया है GAATTC 5-3 डायरेक्शन में और दूसरे स्ट्रैंड में भी GAATTC है। इस तरह से सेंटर ऑफ टू फोल्ड सिमेट्री के दोनों तरफ ये सीक्वेंसेस एक जैसे पढ़े जा सकते हैं। इस वजह से डीएनए के केस में इन्हें भी पैलिंड्रोम्स कहते हैं। डीएनए में इस तरह के पैलिंड्रोमिक शॉर्ट सीक्वेंसेस बहुतायत से पाए जाते हैं। बैक्टीरियल डीएनए से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बहुत तरह के आइसोलेट किए गए हैं। तकरीबन 350 तरह के विभिन्न रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइसोलेट किए गए हैं, जो कि विशिष्ट पैलिंड्रोमिक साइट्स को कट लगाते हैं। इस तरह से हमारे टारगेट जीन के दोनों तरफ जो पैलिंड्रोम उपस्थित हो, उसको काटने वाले विशिष्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से हम अपने टारगेट जीन को या फॉरेन जीन को आइसोलेट या फ्रैगमेंट करते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम 3 तरह के होते हैं। पहला टाइप 1, ये बहुत स्पेसिफिक फ्रैगमेंट्स नहीं कट कर पाते हैं और ऐसा देखा गया है कि टारगेट सीक्वेंस या डिज़ायर्ड जीन के 1000 बेस पेयर से दूर ये कट लगाते हैं। इस वजह से प्राप्त फ्रैगमेंट बहुत बड़ा होता है और उनमें अनवांटेड नाइट्रोजन बेसिस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। टाइप 2, इस तरह के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमारे टारगेट सीक्वेंस के इमीडिएटली कट लगाते हैं, इसलिए प्राप्त टारगेट सीक्वेंस स्पेसिफिक फ्रैगमेंट के रूप में प्राप्त होता है। तीसरी तरह का सीक्वेंस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टाइप 3 होता है, जो कि टाइप 1 और टाइप 2 के इंटरमीडिएट होता है और 25 to 100 बेस पेयर दूर डीएनए में कट लगाते हैं। चूँकि टाइप 2 एंजाइम्स स्पेसिफिक फ्रैगमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में टाइप 2 एंजाइम का उपयोग किया जाता है। इस वजह से जब हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहते हैं तो हमारा तात्पर्य टाइप 2 एंजाइम से होता है। आइए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की कुछ प्रॉपर्टीज देखें। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए में जिस तरह से कट लगाते हैं, उसके आधार पर ये 2 तरीके के होते हैं। पहला, ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो ब्लंट एंड प्रोड्यूस करते हैं, और ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो स्टैगर्ड एंड प्रोड्यूस करते हैं। स्टैगर्ड एंड से तात्पर्य होता है स्टिकी एंड या कोहेसिव एंड। इन्हें हम हिंदी में चिपचिपे सिरे भी कहते हैं। ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो कि स्टिकी एंड प्रोड्यूस करते हैं, वो सेंटर ऑफ टू फोल्ड सिमेट्री के सेंटर से कट न लगाकर तिरछे कट लगाते हैं। इस वजह से कटने के उपरांत जो डीएनए सेगमेंट बनते हैं, उनमें नाइट्रोजन बेसेस तिरछे कटे हुए होते हैं। इस वजह से स्टिकी एंड प्रोड्यूस होते हैं। ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो कि ब्लंट सिरे प्रोड्यूस करते हैं, वह सेंटर ऑफ टू फोल्ड सिमेट्री के सेंटर से मध्य से कट लगाते हैं। इस वजह से जो 2 सिरे
प्रोड्यूस होते हैं वे ब्लंट सिरे होते हैं, उनमें तिरछे सिरे नहीं होते। लेकिन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इन ब्लंट एंड प्रोड्यूस करने वाले रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का आगे उपयोग करने के लिए हमें इन ब्लंट सिरों को तिरछे सिरे के रूप में परिवर्तित करना होता है। इस कार्य के लिए ट्रांसफरेज एंजाइम काम में आता है। यह ट्रांसफरेज एंजाइम, जिसे हम टर्मिनल ट्रांसफरेज कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स को ब्लंट एंड के थर्ड सिरे पर जोड़ने का कार्य करता है और इस तरह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड टेल का निर्माण करता है। इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट्री टेलिंग प्लाज्मिड में एवं डीएनए में कर लेते हैं और इस तरह से कोहेसिव एंड या चिपचिपे सिरे का निर्माण हो जाता है। आइए संपूर्ण प्रक्रिया देखें। प्लाज्मिड में पाए जाने वाले मार्कर जीन के मध्य उपस्थित रिस्ट्रिक्शन साइट के अनुसार हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का चयन करते हैं और प्लाज्मिड को कट लगाकर उसे लीनियर प्लाज्मिड के रूप में तब्दील कर लिया जाता है। उसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से हम जीनोम को कट लगाते हैं और हमारा डिज़ायर्ड जो सेगमेंट है उसे प्राप्त कर लेते हैं। डिज़ायर्ड सेगमेंट प्राप्त करने के लिए जो फ्रेगमेंट्स हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के उपयोग से प्राप्त किए थे, उन्हें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और सुक्रोज डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूजेशन के द्वारा इन्हें सेपरेट किया जाता है और डिज़ायर्ड डीएनए को, फॉरेन डीएनए को हम आइसोलेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। यदि हमने स्टेगर्ड एंड प्रोड्यूस करने वाले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग किया है तो प्लाज्मिड और फ्रेगमेंट, डीएनए फ्रेगमेंट दोनों में ही स्टिकी एंड होते हैं। लेकिन यदि हमने ब्लंट एंड प्रोड्यूस करने वाले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग किया है तो हम प्लाज्मिड और हमारे डीएनए फ्रेगमेंट में कॉम्प्लीमेंट्री टेलिंग कर लेते हैं। उसके पश्चात इन दोनों को मिक्स किया जाता है और एनीलिंग किया जाता है, जिससे प्लाज्मिड के साथ में फॉरेन डीएनए धीरे धीरे जुड़ जाता है। स्प्लाइसिंग के बाद भी हम देखते हैं कि डीएनए शुगर फॉस्फेट बैकबोन में गैप अभी भी बना है। इस गैप को रिपेयर करने के लिए हम लाइगेज एंजाइम का उपयोग करते हैं और यह लाइगेज एंजाइम की सहायता से हम गैप को सील करते हैं। इतने कार्य के पश्चात हमारा काइमेरिक वेक्टर अब तैयार हो जाता है। इस काइमेरिक वेक्टर को हम ई कोलाई में प्रतिस्थापित कर देते हैं और इस तरह से ट्रांसफॉर्म्ड सेल को हम कल्चर प्लेट पर इनोकुलेट कर लेते हैं और हमारे अब ई कोलाई की ग्रोथ को मॉनिटर करते हैं। हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए या काइमेरिक वेक्टर है, वह ई कोलाई की ग्रोथ जब ग्रो और मल्टीप्लाई होता है उसके साथ इसका भी मल्टीप्लिकेशन होता है। इस मल्टीप्लिकेशन और प्रोसेस के साथ में डिज़ायर्ड जीन का एक्सप्रेशन होता है और वह हमें प्रोटीन के रूप में दिखाई देता है। इस तरह से हमने संक्षेप में संपूर्ण रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को पढ़ा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इस चैप्टर में हमें वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और फुल क्वेश्चन, ये तीनों ही तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है उसकी परिभाषा बताइए। जो 3 तरह के एंजाइम्स हमने पढ़े, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, टर्मिनल ट्रांसफरेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम, उनका कार्य क्या है यह आपको पता होना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को हम
केमिकल सीजर्स रासायनिक कैंची कहते हैं, ये आपको याद रहना चाहिए। लाइगेज एंजाइम डीएनए के शुगर फॉस्फेट बैकबोन को रिपेयर करने का कार्य करता है और शुगर फॉस्फेट बॉन्ड के गैप को सील करने का कार्य करता है, यह भी आपको ख्याल रहना चाहिए। नेचुरल वेक्टर्स में लैम्डा फेज और प्लाज्मिड्स हैं, यह भी आपको ख्याल होना चाहिए। लघुत्तरीय प्रश्नों में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या है, वे किस तरह से कट लगाते हैं, कौन से 2 तरह के कट लगाते हैं, यह आपको मालूम होना चाहिए और यह विधि भी पता होनी चाहिए। और फुल क्वेश्चन में हम यह देखते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टेक्निक क्या है, विस्तार से समझाइए। इस तरीके से हमने आज के चैप्टर के सभी पार्ट्स को कवर कर लिया है और आगे वाले वीडियो में हम विभिन्न प्रकार के वेक्टर्स कैसे होते हैं और उनका विशेषता क्या है। पीपीटी को बनाने के लिए मैंने जिन सोर्सेस का उपयोग किया है, स्पेशली मैंने इमेजेस इन सोर्सेस से लिए हैं। थैंक यू।